तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, किम डोगजा की ये दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। यहाँ एक एक पल में गेम बदल रहा है और सर्वाइवल के लिए डोगजा को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उसने अपनी कहानी में कभी नहीं सोची थी। आज की स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। डिमोनिक जज ऑफ फायर हीवोन को उकसाती है कि वो उस डिवाइस का यूज करे। वे सब आपस में सोचते हैं कि आखिर शुरुआत किससे की जाए। वे सबसे पहले इसे हीवोन पर ट्राई करते हैं और उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि डोगजा किम के मन में इनकार्नेशन हीवोन जुंग के लिए 54 पॉइंट्स का अफेक्शन है। इसके बाद जीही की बारी आती है और वो बटन दबाती है। वो ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि डोगजा के मन में उसके लिए सिर्फ 6 पॉइंट्स का अफेक्शन है। गिलियांग चेक करता है तो उसे 49 पॉइंट्स दिखते हैं। फिर शिन ट्राई करती है और उसे 56 पॉइंट्स मिलते हैं। जीही डोगजा पर बहुत गुस्सा होती है और उसे जान से मारना चाहती है। तभी सुयोंग बटन झपट लेती है और जुंगह्युक से ट्राई करने को कहती है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास बच्चों के इन फालतू गेम्स के लिए टाइम नहीं है। अचानक शिन को मैसेज मिलता है कि क्वीन ऑफ द डार्केस्ट स्प्रिंग ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट की है। हीवोन कहती है कि ये ड्रेस बहुत महंगी लग रही है और वो सोचती है कि क्या कॉन्स्टलेशंस का कोई स्पेशल इवेंट चल रहा है। वो ह्यूनसंग से डिवाइस ट्राई करने को कहती है। जब वो ट्राई करता है तो वहां दिखता है कि डोगजा के मन में उसके लिए 481 पॉइंट्स का अफेक्शन है। जीही चिल्लाकर कहती है कि अब तो साबित हो गया, डोगजा पक्का शिन से लव करता है। हीवोन उसे रुकने को कहती है और शिन से वो ड्रेस उधार मांगती है। वो उसे पहनने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि डोगजा के मन में उसके लिए भी 481 पॉइंट्स का अफेक्शन है। जीही वो ड्रेस झपट लेती है और खुद ट्राई करती है। रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। डोगजा बहुत एम्बैरेस्ड महसूस करता है और सोचता है कि उसने इस वजह से उन्हें डिवाइस यूज करने को नहीं कहा था। संगा कहती है कि असल में वो किसी इंसान से नहीं बल्कि उस ड्रेस से लव करता है। इसी बीच सुयोंग डोगजा को आवाज देती है और पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक डोगजा को अपने चारों ओर अंधेरा महसूस होता है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि वो मर चुका है। वो अपनी यादों में पीछे चला जाता है। उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार कोई बुक पढ़ी थी तो पन्ने उसकी उंगलियों के नीचे कितने सॉफ्ट थे और अक्षर पन्नों पर फूलों की तरह खिल रहे थे। उसे याद आता है कि वो कैसे पन्ने पलटता था। उसकी माँ ने एक बार उसे बताया था कि अक्षर खुद इतने जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो उनके बीच का खाली स्पेस है। वे अक्षर और खाली जगह उसके लिए एक बर्फीले मैदान की तरह थे जो सिर्फ उसके लिए सुरक्षित थे। हालांकि वो जगह किसी और के लेटने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटे लड़के के लिए परफेक्ट थी जिसे वहां छुपना पसंद था। वहां वो मेन कैरेक्टर बनता था, लव में पढ़ता था और सपने देखता था। उसके बाद वो लगातार पढ़ता रहा। वो स्टोरी जो ऐसा लगता था कि हमेशा चलती रहेगी, आखिरकार खत्म हो गई और उसने पहली बार बुक बंद की। उसे याद है कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे उसकी छोटी सी दुनिया से बाहर खींच लिया गया हो। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वाकई ये एंड है। माँ ने उसे बताया कि सिर्फ इसलिए कि तुम एंड तक पहुंच गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने वो सब देख लिया जो बुक में था। उन्होंने उसे दोबारा पढ़ने को कहा। दूसरी बार में ये एक पूरी नई स्टोरी होगी। इसी तरह उसने दोबारा पढ़ना सीखा। वो सोचता है कि लाइफ कैसी होती अगर उसकी माँ ने उसे कुछ और बताया होता। शायद उसके और दोस्त होते। अगर माँ ने कहा होता कि स्टोरीज नकली हैं और पढ़ना टाइम की बर्बादी है, शायद वो और ज्यादा मेहनत से पढ़ता और लाइफ का सामना अलग तरह से करता। तभी किंग एडिपस वहां आता है और कहता है कि डोगजा के पास शायद बहुत खाली टाइम है। डोगजा सोचता है कि जो बीइंग इतनी आसानी से दूसरों के सपनों में आ सकता है वो पक्का कोई गॉड या प्रॉफिट होगा। लेकिन एडिपस एक कॉन्स्टलेशन है जिसके पास प्रॉफिट मोइरा की पावर है। वह ओलिम्पस का किंग ओडिपस है। वो डोगजा से पूछता है कि उसे अपनी किस्मत कैसी लग रही है। डोगजा जवाब देता है कि किस्मत पहले ही सच हो चुकी है, वो बिल्कुल प्लान के मुताबिक मर गया। राजा कहता है कि ये कोई ऐसी किस्मत नहीं है जिसे मामूली स्टोरीज से टाला जा सके। डोगजा को जल्द ही तय करना होगा कि वो किसकी साइड है और अपने चॉइस पर पक्का रहना होगा। डोगजा किसी की साइड लेने से मना कर देता है। राजा उसे बताता है कि वो आखिर में ओलिम्पस में ही शामिल होगा। उसने जितने भी अवतार देखे हैं उनमें से किसी की भी स्टोरी ओलिम्पस के लिए इतनी फिट नहीं बैठती जितनी डोगजा की बैठती है। अचानक डोगजा को अपनी माँ की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, जो उसे सब कुछ दोबारा पढ़ने और कुछ भी न भूलने की याद दिलाती है। डोगजा कांप जाता है और डर जाता है। ये एक डरावने सपने जैसा लगता है। उसे अवतारों की कई आवाज़ें सुनाई देती हैं और उनमें से एक उसे लाइटनिंग कार्निवल में कामयाब होने के लिए कहती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अगले सिनेरियो में परमानेंट डेथ का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच वो 8 लाइव्स की एबिलिटी एक्टिव करता है और उसका शरीर दोबारा जिंदा हो जाता है।
उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि एक स्पेशल एबिलिटी के असर से वो और भी स्मार्ट हो गया है। वो सोचता है कि वो कहाँ है और कैसे मर गया। उसे याद आता है कि उसने अपना शरीर प्रोटेक्ट करने के लिए सुयोंग को छोड़ा था और वो थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट का यूज करके पैराडाइज में अपने दोस्तों को देखने गया था। किसी ने पक्का उसे नींद में ही मार दिया। वो सोचता है कि क्या सुयोंग ने ही उसे मारा है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी स्टोरी में एक नया अचीवमेंट जुड़ गया है, द मेसाया हू नोज शेम। वो सोचता है कि उसे इतने अजीब मोमेंट पर क्यों मरना पड़ा और उसे ऐसा अजीब अचीवमेंट क्यों मिला। सुयोंग वहां आती है और उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। जब वो उससे पूछता है कि क्या हुआ था तो वो बताती है कि उसके सोने के तुरंत बाद उन पर अटैक हुआ था। उसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया था। उसने उसकी बॉडी उठाई और जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गई, लेकिन फिर वे इस जगह पर पहुंच गए। वो सच जानने के लिए अपनी पर्सनल स्किल लाई डिटेक्शन एक्टिव करता है और कंफर्म करता है कि उसका बयान सच है। वो हैरान है कि उसने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। डोकचा पूछता है कि क्या उसे अंदाजा है कि उन पर किसने अटैक किया। वो कहती है कि वे सब नकाबपोश थे, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कुछ को अपनी एबिलिटी से पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को जान नहीं पाई। डोकचा सोचता है कि सुयोंग की रैंक अभी डार्क कासल में 20वीं होनी चाहिए और जिस किसी ने भी उन पर अटैक किया है वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसे पार करके उसे मार सके और उन्हें यहाँ फंसा सके। सुयोंग शिकायत करती है कि उसे कम से कम थैंक्स तो कहना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से उसकी वजह से स्ट्रगल कर रही है। डोकजा ये जानकर शॉक्ड है कि उसे मरे हुए 3 दिन बीत चुके हैं। वह अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और उम्मीद करता है कि वे अगले सिनेरियो में न बढ़ गए हों। अगर वे चले गए तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। सुयोंग कहती है कि उसने उसके जागने से पहले जगह चेक की थी, लेकिन वहां बादलों के अलावा कुछ नहीं है। वो पहले ही हार मान चुकी थी और टाइम पास करने के लिए अपने क्लोन के साथ खेल रही थी। वो कहती है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर वो क्लोन यूज करने के बाद उनके साथ फ्यूज हो जाती है तो उसकी स्किल्स का लेवल बढ़ जाता है। डोकजा सोचता है कि इसी तरह वो इतनी जल्दी स्ट्रांग बन रही है। अवतार एक ऐसी स्किल थी जिसे वेज ऑफ सर्वाइवल में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया था। वो पूछता है कि क्या इस स्किल को यूज करने पर कोई पाबंदी है और क्या वो जितने चाहे उतने क्लोन बना सकती है जब तक उसके पास माना है। वो उसे बताती है कि इस स्किल की कुछ पाबंदियां हैं। उसे अपने हर अवतार को अपनी यादों का एक हिस्सा देना पड़ता है। अगर कोई अवतार मर जाता है तो वो उस याद को खो देती है, लेकिन चूंकि वो उन्हें बेकार की यादें देती है इसलिए उसे उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताती है कि कभी कभी क्लोन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। उसने पहली बार स्किल यूज करते समय एक क्लोन बनाया था। उसे बहुत ज्यादा यादें दे दी थीं और उसे वापस खुद में फ्यूज नहीं कर पाई। डोकचा पूछता है कि उस याद का क्या हुआ जो उसने उस क्लोन को दी थी, लेकिन वो नहीं जानती। उसे वो जरूरी नहीं लगा। अचानक वो बताती है कि जब डोकचा मर चुका था तब कुछ कॉन्स्टलेशंस उससे मिलने आए थे। वे कुछ खास ग्रुप्स के मेंबर्स थे और उसे अजीब बातें कह रहे थे कि उसे सही चॉइस करनी चाहिए। वो एक अजीब गोरियो वॉरियर का भी जिक्र करती है जिसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस डोकजा की लाश को घूरकर चला गया। डोकचा हैरान है कि कॉन्स्टलेशंस खुद वहां आए थे। सुयोंग बताती है कि वे अपने सिंबॉलिक फॉर्म में आए थे। डोकजा कहता है कि सिंबॉलिक फॉर्म में भी किसी सिनेरियो एरिया के अंदर आना बहुत ज्यादा पावर खर्च करता है। अब उसे समझ आता है कि वे कहाँ हैं और वो इसे कॉस्मिक डायमेंशन कहता है। ये स्किल वो कॉन्स्टलेशन यूज करता है जिसने यिन यांग और 5 तत्वों के सिद्धांतों में महारत हासिल की हो। डोकचा पुकारता है कि जो कोई भी देख रहा है वो सामने आए। एक लड़की शांति से सामने आती है और कहती है कि उसे लगा था कि वो एक कॉन्स्टलेशन को धोखा देने की बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। वह कहती है कि वे पहले मिल चुके हैं। डोकचा सीधे जवाब देता है कि वह उसे दोबारा देखकर खुश नहीं है। कॉन्स्टलेशन यात्सेन टॉप स्पिरिचुअलिस्ट मुस्कुराती है और कहती है कि किंग दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच पिल्डो कहीं और लड़ रहा है और सोचता है कि सब उसे फिर से भूल गए हैं। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर एक टावर डिफेंस गेम देखकर एक्साइटेड है। पिल्डो का माना खत्म हो जाता है और वो सोचता है कि ये एंड है। अचानक आग की एक सांस उसके बैरियर को तोड़ देती है। वो जुंग ह्युक को ड्रैगन के साथ देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसी समय डोकजा और सुयोंग उस लड़की के पीछे जाते हैं। वो डोकचा से पूछती है कि वो किंग ऑफ द वॉन्डरर्स के बारे में क्या जानता है। डोकजा कहता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सुयोंग पूछती है कि क्या वो औरत उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, पर डोकजा बताता है कि वो उसकी माँ है। वो लड़की उन्हें उसके कदमों के पीछे चलने को कहती है। अगर वे कहीं और पैर रखेंगे तो वे खो जाएंगे। डोकचा पूछता है कि वो उसकी माँ की मदद क्यों कर रही है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी पावर वाला कोई इंसान किसी किंग के नीचे काम क्यों करेगा।
चूंकि उसकी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन यात्सेंस टॉप स्पिरिचुअलिस्ट है, इसलिए अगर वो सही पावर हासिल कर ले तो वो खुद एक किंग बन सकती है। वो उससे पूछती है कि उसे उसकी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन के बारे में कैसे पता, और डोग्जा कहता है कि ये साफ है क्योंकि ये एक कोरियन कॉन्स्टलेशन है जो कॉस्मिक डिमेंशन यूज कर सकता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या उसकी माँ के पास उसका कुछ है, और कहता है कि वो मदद कर सकता है। वो जवाब देती है कि उसकी माँ ने उसकी बेटी को बचाया था, और डोग्जा कहता है कि किसी को वफादार बनाने के लिए इतना काफ़ी है। उसका मानना है कि उसकी माँ ने ये जानबूझकर किया, और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या उसे वो थोड़ी अजीब नहीं लगी, जैसे कि वो दुनिया में इतनी अच्छी तरह कैसे ढल जाती है और उसे ऐसी जानकारी कैसे है जो किसी को नहीं होनी चाहिए। डोग्जा कहता है कि उसकी माँ को पहले से पता था कि उसे कौन सी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन मिलेगी, और उसने शायद उस लड़की की बेटी को सिर्फ यूज करने के लिए बचाया था। उसे याद नहीं कि उसने अपनी माँ को कितना बताया था, लेकिन उन्होंने पक्का उसके द्वारा शेयर की गई स्टोरीज की वजह से अवतार से दोस्ती की होगी। वो लड़की कहती है कि वो गलत समझ रहा है, उसकी माँ उतनी बुरी नहीं है जितना वो सोचता है। डोग्जा कहता है कि उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। जल्द ही वे एक डोर के पास पहुंचते हैं। वो लड़की सुयोंग को बाहर रुकने के लिए कहती है, सिर्फ डोग्जा अंदर जाएगा। सुयोंग मजाक करती है कि उसकी मम्मी को उसके दोस्तों का आना पसंद नहीं है और उसे बेल बजाने को कहती है। डोग्जा बेल बजाता है और सोचता है कि इसकी आवाज़ बहुत पुरानी है पर जानी पहचानी है, बिल्कुल उसके घर की बेल जैसी। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे अंदर आने को कहती है। वो अंदर जाता है और ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कमरा बनाया है जैसा उसका घर था। वो सोचता है कि उसकी माँ बहुत टेढ़ी है। वो कहती हैं कि बहुत टाइम लग गया, वो उसका इंतज़ार कर रही थीं। डोग्जा पूछता है कि वो जिंदा कैसे है। उसे लगा था कि निर्वाणा ने उन्हें मार दिया। वो उन्हें उनके असली नाम सुक्योंग से बुलाता है और वो मजाक करती है कि सिर्फ कार्टून के बच्चे अपने पेरेंट्स को उनके नाम से बुलाते हैं। वो पूछती है कि क्या वो 28 की उम्र में भी प्यूबर्टी से गुजर रहा है। डोग्जा जवाब की डिमांड करता है। वो कहती हैं कि उनके जैसे किसी को धोखा देना मुश्किल नहीं है और वो फ्यूचर के बारे में इतना जानती हैं कि ऐसा कर सकें। वो पूछता है कि जब वो जिंदा थीं तो वे उसके फ्यूनरल में क्यों नहीं आईं। वो जवाब देती हैं कि वो अपना दिल नहीं तोड़ना चाहती थीं। वो पूछता है कि क्या इसीलिए उन्होंने उसे दोबारा मारने के लिए अपने आदमी भेजे। वह टॉपिक बदल देती हैं और कहती हैं कि उसने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं और वे सब रो पड़े थे, ये न जानते हुए कि वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। वो दोबारा पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों मारा और वो भविष्यवाणी याद दिलाता है कि वो उसके द्वारा मौत के मुंह में धकेला जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा लव करता है। माँ कहती हैं कि सांगा ने उन्हें उसकी किस्मत के बारे में बताया था और उसे बचाने की भीख मांगी थी। फिर उन्होंने नोटिस किया कि वो वहाँ किसी और लड़की के साथ आया था। उन्हें उसके लिए सांगा सबसे ज़्यादा पसंद है और डोग्जा जवाब देता है कि ये उनके काम की बात नहीं है। वो उनसे दोबारा पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों मारा जब उनसे उसे बचाने की भीख मांगी गई थी। वह जवाब देती हैं कि उन्होंने वो भविष्यवाणी पूरी कर दी कि डोग्जा किम उस बीइंग द्वारा मारा जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा लव करता है। डोग्जा मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या उन्हें वाकई लगता है कि उसे मारकर वो इंसान बन सकती हैं जिसे वो सबसे ज़्यादा लव करता है। वो गलत हैं। उसे अभी भी अपनी किस्मत के बारे में नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो इंसान नहीं है। उसकी माँ कहती हैं कि वो सही है, लेकिन वो फिर भी देखना चाहती थी कि क्या इससे वो ज़बरदस्ती थोपी गई किस्मत टूट जाएगी। डोग्जा उन्हें अपने फ़ायदे के लिए नाटक बंद करने को कहता है। वो अपना लव एक्सप्रेस करती हैं और कहती हैं कि वो उसे हर चीज़ से ज़्यादा लव करती हैं, शायद खुद से भी ज़्यादा। उसे याद आता है जब उन्होंने उसके पिता को मारा था। वो कहती हैं कि वो इतना बुरा था कि उसे मर जाना चाहिए था, वो सेल्फ डिफेंस था। डोग्जा गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और सोचता है कि क्या वो वाकई अपनी कही बातों पर यकीन करती हैं। उनकी वजह से उसने 10 साल से ज़्यादा दर्द झेला है। वो सोचता है कि क्या उन्हें वाकई लगता है कि अब ये कहने से वो उन्हें माफ़ कर देगा। वो लाई डिटेक्शन यूज़ करने की सोचता है पर रुक जाता है। क्या होगा अगर वो कहे कि वो सच बोल रही हैं। वो कहता है कि अब ऐसी बातें कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो कहती हैं कि वो ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं बताया। वो कहती हैं कि कुछ बातें तब तक पता नहीं चलती जब तक उन्हें ज़ोर से ना कहा जाए। वो पूछता है कि उन्होंने कभी क्यों नहीं कहा, तब भी नहीं जब वो उनसे इतनी बार मिलने गया। उन्होंने उसे हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दिया, उन्होंने ऐसी बुक क्यों लिखी। वो उन पर चिल्लाता है और कहता है कि उसकी लाइफ नर्क थी, चाहे स्कूल हो या सड़कें। वो जिससे भी मिलता था उसे ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। कुछ नहीं बदला, चाहे उसने स्कूल बदले या घर बदला, वो हमेशा एक कातिल का बेटा रहा क्योंकि उन्होंने वो बुक लिखी थी, मर्डरर्स नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। उन्होंने उसे कभी नहीं बताया
कि वो भी इसमें शामिल था या वो इससे बाहर निकल सकता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने पैसों के लिए उसकी स्टोरी बेच भी दी थी तो भी ठीक होता अगर वो उसे बता देती कि वो उसके साथ थीं। द फोर्थ वॉल तेजी से कांपने लगती है। उसकी माँ कहती हैं कि वो हमेशा सच सामने लाना चाहती थीं। डोक्सा कहता है कि वो जानता है कि उनके कहने का असली मतलब क्या था, क्योंकि उसने उनके जाने के बाद अपनी यादों को बार बार पढ़ा है, सैकड़ों हजारों बार, बहुत ज़्यादा बार। अब वो किसी को नहीं बता सकता कि वे सच थीं या नहीं। वह कहता है कि उसे खुशी थी कि उसका पिता मर गया। वो आदमी एक घरेलू हिंसक और जुआरी था। अगर वो जिंदा रहता तो फैमिली और ज़्यादा खतरे में होती। उसकी माँ पूछती कि वो उनसे क्यों गुस्सा था। वो सोचता है कि वो उनसे अनगिनत बार पूछना चाहता था, वो उसके साथ घर से क्यों नहीं भाग गईं? उन्होंने उसे बचपन में अकेला क्यों छोड़ दिया? ये सवाल उसके अंदर जमा होते रहे और आखिरकार उसने खुद ही उनके जवाब दे दिए। द फोर्थ वॉल का कांपना आखिरकार कम होने लगता है और वो एंड में सारे जवाब मिटा देता है। उसके बचपन के बारे में सुनकर कई कॉन्स्टलेशंस ने उसे 5000 कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। उसकी माँ उससे पूछती हैं कि वो असली स्टोरी क्यों बदल रहा है और क्या उसने प्लॉट के साथ छेड़छाड़ की है। वो जवाब देता है कि इसे बदलना ही होगा, क्योंकि वो पहले से जानती हैं कि वो अपने तीसरे राउंड में कभी सिनारियो के एंड तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने अपने लिए इतनी मुसीबत झेली है। वो चिल्लाकर कहता है कि स्टोरी का एंड उसके लिए ज़रूरी है और ये दुनिया जिसमें वे हैं वही चीज़ थी जिसने उनके जाने के बाद उसे प्रोटेक्ट किया था। वो उसे बताने की कोशिश करती हैं कि ये अब कोई फिक्शन नहीं है और हर कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं जीता। वो उसे ये सब बंद करने को कहती हैं क्योंकि दुनिया कंट्रोल से बाहर है और ये ऐसी स्टोरी नहीं है जिसे वो सिर्फ इसलिए बदल सके क्योंकि वो इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानता है। डोक्चा टॉपिक बदलता है और पूछता है कि वो उससे क्यों मिलना चाहती हैं। वो ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है जब वो उसे वहाँ रुकने के लिए कहती हैं। वो अपने इकलौते बेटे को दोबारा खोना नहीं चाहती और प्रॉमिस करती हैं कि वो उसे अगले सिनेरियो से बाहर निकालने के लिए अपना बेस्ट देंगी। डोक्चा उनसे ये मानने को कहता है कि वो उनके रास्ते में आ रहा है और वो नहीं जानता कि वो क्या चाहती हैं और वे शायद पूछने पर भी नहीं बताएंगी। डोक्चा नोटिस करता है कि वो उदास हैं और सोचता है कि क्या उन्हें उदास होने का हक भी है। फिर वो उठती हैं और कहती हैं कि वो ये नहीं करना चाहती थीं, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो उससे पूछती हैं कि वो इतना ज़िद्दी क्यों है। अचानक सुयोंग को अंदर से आवाज़ सुनाई देती है और वो डोर खोलती है तो उसे डोक्चा दिखता है। वो ये देखकर शॉक्ड है कि उन दोनों से उनकी ऑरास निकल रही हैं। सुयोंग डोक्चा की साइड जाती है जबकि दूसरी लड़की माँ की साइड जाती है। वो सोचता है कि याटसेन के जादू से निपटना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं अगर उसे तरीका पता हो। लेकिन असली प्रॉब्लम उसकी माँ है। वो नहीं जानता कि उनकी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन कौन है और उसे अपनी एबिलिटी यूज़ करने से पहले उन्हें रोकना होगा। वो अपनी पर्सनल स्किल बुकमार्क एक्टिव करता है और बुकमार्क नंबर 4 चुनता है, यू जुंगयुक। इसके साथ वो वे ऑफ द विंड स्किल एक्टिव करता है। सब कुछ वाइब्रेट होने लगता है, दीवारें टूटने लगती हैं और जल्द ही उसकी स्किल के प्रेशर से सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहानी के इस रोमांचक मोड़ का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आया है तो आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करती है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार या कोई नया सुझाव ज़रूर दें या फिर बस एक छोटा सा हाई लिख दें। मुझे आप सबसे बात करके बहुत खुशी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफ के हीरो बने रहें और हमेशा ऑसम रहें।